अच्छे बात ना करें तो बेहतर है। अच्छा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से रिलेटेड कुछ चीजें जरा बता दीजिएगा, फिर आगे इसमें कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर। नॉर्थ और साउथ के बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉर्थ से साउथ की तरफ ही जा रही है, डायरेक्शन सबको पता है। बहुत सारी डायग्राम्स में डायरेक्शन नहीं बना हुआ होता, मगर हमें पता होना चाहिए नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन हो गया तो पोल बने हुए होंगे, या फिर कैसे इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पे डेवलप हुई भी होती है। अब यहां पे रखा हुआ है एक फ्लेक्सिबल वायर, दो पॉइंट्स के बीच में एक फ्लेक्सिबल वायर, और यहां पे सप्लाई हो रहा है कुछ करंट विदाउट एनी डिस्कशन। सिर्फ जो बात सवाल में बताई जा रही है वो सुनिएगा, और उसके बाद पूरी कंडीशन बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ करंट सप्लाई कर रहे हैं, एक साइड पे नॉर्थ है एक साइड पे साउथ है, ठीक है। अब यहां पे वायर की जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो कैसे होना चाहिए, इनटू द पेज। मतलब सवाल करने का सेंस तो उस वक्त बनता है जब आप डायग्राम को या फिर आप थ्योरी का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और आप बोल रहे हो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, जरा समझा दे। मगर यहां पे तो जो कुछ है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पहले से पता है, अब तो सिर्फ एप्लीकेशन ही एप्लीकेशन है। इनटू द पेज या फिर आउट ऑफ द पेज, वायर किधर मूव करेगा, या फिर वायर वाइब्रेट कर रहा होगा, या फिर नन ऑफ देम। पूरा सवाल पास्ट पेपर का पूरा दिया हुआ सवाल है। इसके लिहाज से सवाल जो भी है वो इसमें दिया हुआ है, मतलब फर्दर और समझने के लिए कोई सवाल नहीं बनता। तो जो सवाल है बता दिया कि भाई डायग्राम ऐसे बनी हुई है, डायग्राम में थोड़ी पूछ सकते हैं कि एग्जामिनर से कि इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। जो भी है वो बना के बताया हुआ डायग्राम। इस डायग्राम के थ्रू ये ऑप्शन दिए हुए हैं, और इन ऑप्शंस के लिहाज से सही आंसर सेलेक्ट करना है, और पेन से नहीं खेलना है, और पेन से नहीं खेलना है। सोचे, आंसर करें ऑप्शन ए बी सी डी। बस एक डिफरेंस है, क्या फाइनल एग्जाम का पेपर दे रहे होते हैं तो ए बी सी डी मतलब जो भी है सही गलत आप लिख देते हैं, आपसे कोई पूछता नहीं है। बाद में लोग पूछते हैं टेस्ट का क्या हुआ। मगर यहां तो ये पूछ भी है ना कि भाई अगर आपको सी लग रहा है तो क्यों लग रहा है, डी लग रहा है तो क्यों लग रहा है, यही बताना पड़ेगा, और आंसर भी बताना है, और आंसर क्यों ऐसा लग रहा है ये भी बताना है। स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं आज। जनाब, आपको लगता है ऑप्शन सी सही है जनाब? नन ऑफ दीज, एक आंसर आया नन ऑफ दीज, एक आंसर आया सी मतलब वाइब्रेट जनाब। ऑप्शन ए जनाब, बी चले, क्या बैलेंसिंग हुई है जनाब? ए जनाब, बी जनाब, बराबर में। बी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मजा आ रहा है तो कोशिश करें ना, सब लोगों का है। भाई नेक्स्ट टाइम से क्लास में आप कुछ भी खाएंगे तो अगली दफा सबके लिए लेकर आना पड़ेगा। मगर जो खा रहे हैं च्युइंगम वगैरह टाइप की चीज ना, सॉरी च्युइंगम नहीं, टॉफी वगैरह, लेकिन मतलब ऐसा नहीं हो ना वो खतरनाक सी कोई गंदी कोई चीज नहीं होती, हवा हवा टाइप, वो ले आया, सब लोग गिरे हुए क्लास में अजीब से, वो खतरनाक हो जाएगा। अच्छा जनाब, यार एक बात बताएं, नहीं नहीं आपके लिए ऑप्शन देंगे ना, 50-50 का ऑप्शन करके देखें। 50-50 के ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए और बी तो गए, नन ऑफ दैम। चलें ये भी गया जनाब, बराबर में जनाब। अच्छा, आपका फर्स्ट डे क्लास में आज? अच्छा अच्छा अच्छा। जनाब क्लासेस डॉक्टर साहब, सी क्यों? चलो सी तो आपने बिल्कुल सही बताया है, जबरदस्त। मगर क्यों, रीजन क्या है इस आंसर का? सही बात है, बस ये तो आंसर है, सही है। कोई इसकी लॉजिक की तरफ जा सकता है, ये वायर वाइब्रेट क्यों करेगा जी? ये वायर वाइब्रेट करेगा, वायर ऐसे होता हुआ नजर आ रहा है जी। वायर फ्लेक्सिबल है, लूज हुआ हुआ फ्लेक्सिबल सा वायर है। जैसे देखिए ये है, ये अभी फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेट नहीं है, मतलब बिल्कुल टेंशनाइज नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल वायर की जो कंडीशन थी, इस तरह की कंडीशन यहां पे भी गिवन है
कि वायर फ्लेक्सिबल था। इसके लिहाज से क्या जा रहा है कि इसे कैसे मूव करना चाहिए, इन टू द पेज, आउट ऑफ द पेज, या वाइब्रेट करना चाहिए था। एग्जैक्टली। आंसर जो है वो ये है कि भाई यहां पे जो करंट आ रहा है ना, ये ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव करंट। पहले फॉर एग्जाम्पल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, फिर अपवर्ड मूव कर रहा है, मुसलसल डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो एक दफा इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, फिर इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, तो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये वायर वाइब्रेट करेगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है। अच्छा, ये तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। ठीक है। अच्छा, सोलेनॉइड का पता है ना, सोलेनॉइड क्या होता है? अभी हम ये सारे रूल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो लास्ट टाइम चीजें हमने पढ़ी थी वो तो इस पे नहीं है, शायद वो किसी और पेज पे हूं। मगर लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उसमें जरा देखिएगा, लास्ट लेक्चर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमने पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इसके अलावा फॉर्मूला लिखा था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड में फॉर्मूलाज नहीं लिखे थे। ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज जरा देख लेते हैं, हमें डेरिवेशन तो करनी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज जो है वो पता होना चाहिए। हमने ये तो पढ़ा था ना कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अच्छा, कुछ चीजें, अब ये डेरिवेशन वाला काम, लॉजिक वाला काम कम है, अब डेरिवेशन वाला काम है जो कि आप लोगों को आता है और आप लोग टेस्ट भी दे चुके होंगे शायद। अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है, पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड हमें रिकग्नाइज करनी आनी चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है भाई? इन टू द पेज है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन टू द पेज। अगर कोई चार्ज पार्टिकल स्टैटिक होता है, अगर कोई स्टैटिक चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी है, इसके सराउंडिंग में फील्ड तो डेवलप होती है, कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड, शाबाश। और अगर वही चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू कर दे तो उसके सराउंडिंग में कौन सी फील्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो वायर में जब करंट फ्लो करता है तो वायर के सराउंडिंग में पूरी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और इसके लिए कौन सा रूल इस्तेमाल करते थे? राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। ठीक है। और राइट हैंड रूल कैसे इस्तेमाल करते थे कि थंब in a direction of current, then curling of fingers shows the direction of magnetic field. ये तो मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल था। ठीक है। अब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल एंटर हो रहा है, और फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव चार्ज है। जब ये चार्ज पार्टिकल एंटर होगा तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगी ना, क्योंकि दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, एक चार्ज के सराउंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड है। जैसी दो तरह की फील्ड मिलेंगी तो फोर्स तो लगेगी। फोर्स का फॉर्मूला, कोई लॉजिक नहीं, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू, अस्तगफिरुल्लाह करें हमारे लिए, होने लिए भाई, फोर्स एक्टिंग हो रहा है, चार्ज पार्टिकल मूविंग है ना, मैग्नेटिक फील्ड। F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। Q का मतलब क्या है? चार्ज। V का मतलब क्या है? वेलोसिटी। B का मतलब क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है। ये सब लोगों को पता है ना, आता है, सब लोगों को आता है। ठीक है। तो फिर ये भी आता होगा कि थीटा जो है वो कौन सी चीजों के बीच का एंगल? या तो तीन क्वांटिटीज है ना, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश। वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है बेसिकली थीटा। ठीक है। और ये बात लास्ट टाइम डिस्कस हुई थी हमारी। सही है। चार्ज पार्टिकल आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, प्रोटॉन आ रहा है, ज्यादा फोर्स किस पे लगेगी? सेम वेलोसिटी से अगर आ रहे हैं, सेम मोमेंटम से अगर आ रहे हैं, तो ज्यादा फोर्स किस पे लगेगी? ये सारी चीजें इन डिटेल हमने डिस्कस की थी। ठीक है। ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। इसके लिए जरा याद दिलाएं कि अगर एंगल, फोर्स मैक्सिमम कब होती है? कौन सा 90? वी एंड बीच, वी और बी के बीच में एंगल 90 बन रहा है तो फोर्स मैक्सिमम। और अगर फोर्स मिनिमम है, मतलब जीरो है, तो फोर्स मिनिमम या जीरो का मतलब क्या था? कि वी एंड बी जो है वही दूसरे से पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री पे।
सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे फोर्स मिनिमम। और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री पे है, जैसे इस डायग्राम में 90 डिग्री पे है, ठीक है, ये फोर्स हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम। अच्छा, जिस तरह से ये फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर की कंडीशन भी तो पढ़ी थी लास्ट टाइम हमने, या नहीं पढ़ी थी? फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं पढ़ा? तो भाई इसके लिहाज से, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहां पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, करंट फ्लो करके अपवर्ड जा रहा है, और वही वाली कंडीशन कि भाई जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वायर के सराउंडिंग में। कैसे आती है, मैक्सवेल राइट हैंड रूल से। मगर वो तो किसी भी डायरेक्शन में, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है अभी फिलहाल। दो तरह की फील्ड मिलेंगी तो फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। इसमें ये जो क्वांटिटीज हैं, टॉपिक से हटके बहुत ही ज्यादा आसान सवाल। इन तीन क्वांटिटीज में से कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है? इन चार क्वांटिटीज में कौन सी स्केलर क्वांटिटीज है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है? सवाल चेंज हो गया, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत आसान सा सवाल। फोर्स वेक्टर है, स्केलर है? वेक्टर। करंट स्केलर है, वेक्टर है? वेक्टर। गलत, स्केलर है। लेंथ स्केल, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है ना? नहीं होता? मुझे भी ऐसे ही लगता था। ये बहुत सारी गलत चीजें पहले मुझे भी सही लगती थी, मगर वक्त के साथ साथ पता चलता है ऐसा नहीं है। राइट। वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन पर्टिकुलर रहे, कांस्टेंट रहे, एक जैसा रहे, डायरेक्शन चेंज करने से कुछ फर्क आ जाए, वो क्वांटिटी कहलाती थी बेसिकली वेक्टर, ठीक है। मगर एक वायर है, वायर में करंट फ्लो करता हुआ जा रहा है, आगे एक बल्ब लगा हुआ है। अब करंट का डायरेक्शन फ्रॉम आपके लिहाज से राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। अगर बीच में वायर को मैं बैंड कर दूं तो क्या बल्ब बंद हो जाएगा? नहीं, करंट अपने डायरेक्शन को चेंज करके चला जाएगा। मतलब जिस चीज में डायरेक्शन चेंज होने से कुछ ही नहीं हो रहा, मतलब उसका पर्टिकुलर एक जैसा डायरेक्शन नहीं है। जब एक जैसा डायरेक्शन नहीं है तो इसका मतलब है स्केलर है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं, ठीक है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है। असल में गलत कॉन्सेप्ट हमारा इस वजह से बना हुआ होता है कि हमने ये चीज पढ़ी होती है कि पॉजिटिव नेगेटिव अगर इस तरह से है तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। और एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसको डायग्राम को असल में ऐसे नहीं बनाना चाहिए, डायग्राम को ऐसे बनाना चाहिए ताकि पता चले कि भाई जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए जा रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक जैसे डायरेक्शन में नहीं जा रहे। आप यहां से सेंटर के गेट से अपने घर तक जा रहे हैं, आपका कोई ना कोई डायरेक्शन तो है, मगर क्या वो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वो वेक्टर है? नहीं। आपका कोई ना कोई डायरेक्शन तो है, मगर वो चेंज होता जा रहा है ना। डायरेक्शन में चेंज आ गया, उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस स्केलर है। तो अगर करंट के डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है भाई डायरेक्शन में चेंज आने से कुछ भी नहीं हो रहा, तो करंट स्केलर क्वांटिटीज में काउंट होगा, वेक्टर में काउंट नहीं होगा, सही है। इसीलिए तो कंडीशन होती थी कि एल बी वेक्टर क्वांटिटीज होती थी, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के लिहाज से यहाँ पे साइन आता था, सही है। तो बहरहाल इसमें कुछ स्केलर कुछ वेक्टर क्वांटिटीज है, एक ही स्केलर है, बाकी तो सब वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पे काउंट की जाती है। बहरहाल इस वायर पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, जरा जल्दी से बताते हैं। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब का डायरेक्शन क्या होगा? इन टू द पेज या आउट ऑफ द पेज? आउट ऑफ द पेज। आउट ऑफ द पेज गलत। फर्स्ट फिंगर किसमें होनी चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड में। सेकंड फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो फिर थंब का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। याद है ना कंडीशन कैसी थी? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, इन टू द पेज बन रहा है, ठीक है। फॉर्मूला हमें याद है। अच्छा, इसी तरह से जो नेक्स्ट है वो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल था। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल, वो तो हमने स्टार्ट नहीं किया था ना। अब कंडीशन इस तरह की है
यहां पे नॉर्थ पोल, यहां पे साउथ पोल, एक कॉइल है जो कि यहां पे रखा हुआ है, इसमें करंट सप्लाई हो रहा है। जब इस कॉइल में करंट सप्लाई हो रहा था तो सिर्फ रूल अप्लाई करने के लिए बता रहा हूं, वरना मैग्नेटिक फील्ड को नहीं भी शो करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हमें डेरिवेशन तो करनी नहीं है। ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ये वाला पॉइंट सी, और ये वाला पॉइंट डी हो गया। सही है। करंट हम ऐसे सप्लाई कर रहे हैं, करंट पूरा क्रॉस करता हुआ इस तरह से मूव करके यहां से वापस आ रहा है। कंडीशन समझ में आ रही है क्या बात हो रही है? टॉर्क एक्टिंग on a current carrying rectangular coil plays in a magnetic field। ठीक है। यहां पे मिनिमम फोर्स ए टू बी, बी टू सी, या सी टू डी, इनमें मिनिमम फोर्स कौन से रीजन पे होनी चाहिए? डी टू सी पे मिनिमम, और जीरो भी कह सकते हैं। और ए टू बी पे फोर्स क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम। रीजन क्या है भाई? ए टू बी जो है यहां पे लेंथ परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, सी टू डी में भी जो करंट है वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, मगर बी टू सी में करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन एक जैसा है, पैरेलल है। इस वजह से यहां पे फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फॉर्मूला क्या था भाई? कैलकुलेशन चले तब भी तो सही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, साइन थीटा साइन जीरो कर दें, इधर के लिए साइन जीरो कर दें, साइन जीरो जीरो होता है, तो फोर्स भी क्या होनी चाहिए? जीरो ही होनी चाहिए। ठीक है। तो बी टू सी फोर्स मिनिमम या जीरो के बराबर होगी। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, कोई एक साइड इन टू द पेज जाएगी, कोई एक साइड आउट ऑफ द पेज आएगी। कौन सी साइड इन टू द पेज और कौन सी साइड आउट ऑफ द पेज? भाई जिधर फोर्स लगेगी इन टू द पेज वो वाली साइड अंदर की तरफ चली जाएगी, जहां पे बाहर की तरफ फोर्स लगेगी बाहर आ जाएगी। मगर यही तो बताना है कि किस साइड पे मूवमेंट इन टू द पेज होगी और किस साइड पे आउट ऑफ द पेज होगी। ए से बी इन टू द पेज कंफर्म, ए टू बी इन टू द पेज, और सी टू डी आउट ऑफ द पेज। सही है। मतलब यहां पे कुछ टर्निंग इफेक्ट डेवलप हुआ इन टू द पेज, फॉर एग्जाम्पल ये टॉ वन हो गया, इधर बाहर की तरफ टर्निंग इफेक्ट डेवलप हो रहा है, इस साइड से बाहर की तरफ आ रहा है, ये वाला टर्निंग इफेक्ट क्या हो गया? टॉ टू हो गया। ठीक है। टॉ वन टॉ टू कौन सा ज्यादा होगा? दोनों बराबर होंगे। ठीक है। ये तो थोड़ी सी लॉजिक थी। फॉर्मूला क्या है सिंगल साइड के टॉर्क का? टॉ वन या टॉ टू। अब याददाश्त वाला काम, लॉजिक नहीं, लॉजिक तो अप्लाई कर लिया आपने। टॉर्क का सिंगल साइड आधे कॉइल के लिए, सिंगल कॉइल के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? ऐसी रेफरेंस किसी यूनिवर्सिटी का नाम था, किसी यूनिवर्सिटी का नाम सा था कुछ ऐसा। जैसे एनईडी है, कराची यूनिवर्सिटी तो हो नहीं सकता, हो सकता के यू हो जाए, मगर वो कहीं के कौन सा कांस्टेंट, यू कौन सा कांस्टेंट, वो तो हो ही नहीं पाएगा। ये कराची यूनिवर्सिटी नहीं ऐसी, अपना सोचे आप क्या होता है। IBN है। डायरेक्शन बिल्कुल सही है। टॉ इज इक्वल टू आई बी ए अपॉन टू, सिंगल साइड पे टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई बी अपॉन टू। ठीक है। और टोटल टॉर्क का फॉर्मूला आई बी हो जाता है। ये दोनों को ऐड करेंगे टोटल टॉर्क के लिए तो वो टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फिर आई बी ए के बराबर। ठीक है। और फिर यहां पे एक और रिलेशन बनाते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स को ऐड करते हैं, तो ये एन आई बी हो जाता है, एन आई बी हो जाता है। ठीक है। और फिर एंड में जो फॉर्मूला बनता है उसमें क्या होता है कि अगर, जी जी बोले बोले, नहीं वो तो मुझे भी पता है, मगर वैसे नहीं बताते, अच्छी बात नहीं की है। इसका लास्ट वाला, लास्ट वाली फॉर्म बताएं। हॉस्पिटल है। सॉरी, हॉस्पिटल। कॉस थीटा कॉस एल्फा बेसिकली लगा देते हैं। कॉस एल्फा कब? व्हेन द कॉइल मेक्स सम एंगल
विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पोजीशन, जब कॉइल टर्न करेगा तो टर्निंग के वक्त जो एंगल बनता है वो अल्फा कहलाता है। तो इसके लिहाज से फिर ये पूरा फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाता है। टॉ इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉज अल्फा, टॉ इज इक्वल टू एन आई बी ए कॉज अल्फा, ठीक है। फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि अल्फा की कितनी वैल्यू पे टॉर्क मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? अगर कॉइल पैरेलल है, कॉइल फील्ड से पैरेलल है, तो एंगल कितना, 0 डिग्री है। और अगर कॉइल फील्ड से परपेंडिकुलर हो गया तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्स मैक्सिमम कब होगी, 0 डिग्री पे मतलब पैरेलल पे, या परपेंडिकुलर पे? कॉस 0 1 होता है, इसलिए जब ये कॉइल फील्ड से पैरेलल है तो फोर्स क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। डायग्राम बना चुके हैं? when the coil is parallel to the magnetic field, then the force will be maximum या minimum? मैक्सिमम। और इसी का ऑल्टरनेट क्या होगा वो तो खुद ही कर सकते हैं, कि मतलब कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स विल बी मिनिमम। ये कंडीशन बन गई ना भाई। when the coil is perpendicular to the magnetic field, the force will be minimum, और जीरो भी कर सकते हैं।
हो गया भाई, कॉपी हो गया। ये वाला ऐसे ही चल रहा है ऊपर। चले भाई, आगे बढ़ा दें इसको। अच्छा, जब तक कॉपी कर रहे हैं उस वक्त तक कुछ चीजें जरा बता दें। अब ये आयरन में और स्टील में दोनों हैं तो मैग्नेटिक सब्सटेंस, मगर इनमें डिफरेंस क्या होता है? आयरन सॉफ्ट फेरोमैग्नेट या सॉफ्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस है, मतलब टेम्परेरी मैग्नेटाइज होता है। और स्टील जो है वो हार्ड फेरोमैग्नेट या हार्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाता है, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है। अगर हम मैग्नेट बना रहे हैं बाय यूजिंग करंट, तो कौन सा करंट इस्तेमाल करते हैं? ये वाला जो टर्मिनल हमारे पास लगा हुआ है सामने, एक हमारे पास कील थी, फॉर एग्जांपल स्टील की कील है। ठीक है। स्टील की कील के ऊपर वायर बांधा, कॉपर का वायर बांध दिया। ठीक है। अब कॉपर के वायर में भी कंडीशन, अलग अलग टाइप की कंडीशन बना दी। कॉपर वायर के ऊपर जो रबर कोटिंग थी ना, वो रबर कोटिंग अलग कर दी। सिर्फ कॉपर का वायर रह गया, सही, ब्राउनिश गोल्डन कलर का। उसको आयरन की कील के ऊपर टच करके, मतलब मेटल टू मेटल कांटेक्ट में टच करके पूरा बांध दिया। और बांधने के बाद कनेक्ट किया, ये नॉर्मल हमारे पास जो करंट आ रहा था उसमें कनेक्ट करके ऑन कर दिया। क्या वो स्टील की जो कील थी या आयरन की कील थी, जो भी कील है उसके ऊपर कॉपर का वायर बंधा हुआ है, क्या वो मैग्नेटाइज होगी या नहीं होगी? ऑल्टरनेटिव करंट तो डीमैग्नेटाइज करता है, फिर मैग्नेटाइजेशन कैसे होगी? उसी अरेंजमेंट को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो मैग्नेटाइज होगा। उसी अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट क्या था? मेटल टू मेटल कांटेक्ट में था, कॉपर का वायर पूरा बंधा हुआ था आयरन या स्टील की कील के ऊपर। ठीक है। मतलब इस तरह की कंडीशन थी, जैसे यहां पे हमारे पास एक आयरन की, लोहे की पूरी कील है, इसके ऊपर कॉपर का वायर है जो पूरा डायरेक्ट टच हुआ हुआ है, इन कांटेक्ट है, मेटल टू मेटल टच हुआ हुआ है। और इसको जाके कनेक्ट किससे करना है? एसी से, डीसी से? डीसी से। ये सेल बनाया, बैटरी बनाई? बैटरी। सेल कैसे बनाते हैं? एक ही बात है, दोनों से डीसी जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बना देंगे तो बैटरी बन जाएगी। ठीक है। अब हम यहां पे अगर करंट सप्लाई कर रहे हैं तो ये आयरन की कील मैग्नेटाइज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब तो हम डीसी दे रहे हैं, डायरेक्ट करंट दे रहे हैं ना। अब मैग्नेटाइज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दूसरा ऑप्शन भी है, यस या नो? नो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिज्म करंट से डेवलप नहीं होता, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक फील्ड से डेवलप होता है। मतलब इस वक्त अगर आपने वायर में करंट सप्लाई कर रहे हैं तो भाई इस वायर से तो करंट जा ही रहा होगा, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, इसके अंदर से भी करंट फ्लो करता हुआ जा रहा होगा। करंट फ्लो से मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, मैग्नेटिज्म से मैग्नेटाइजेशन होता है। मतलब वही वाली बात ना, कि किसी को अच्छी बात बताने से वो सही नहीं होता, अच्छा करके दिखाने से कोई सही होता है। ठीक है। तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप की बातें हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि वो करो जो मौलवी साहब कहते हैं, वो ना करो जो मौलवी साहब करते हैं। तो इसमें बड़ा फर्क होता है ना, तो ऐसे ही कुछ फर्क जो है वो यहाँ पे भी है। तो बहरहाल कंडीशन जो है वो इस तरह की है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज होता है, करंट से मैग्नेटिज्म नहीं होता। या तो अब रबर कोटिंग वाला जो वायर था ना उसको डायरेक्ट बांध देते, रबर कोटिंग वाला वायर डायरेक्ट बांध देते तो उससे क्या होता? इस मेटल के अंदर करंट नहीं आता। या प्रॉपर अरेंजमेंट क्या है कि भाई यहां पे पूरा एक सोलेनॉइड बनाते हैं। सोलेनॉइड तो पता है ना किस तरह का था? एक इधर जो है वो हमारे पास एक कार्डबोर्ड का पूरा पीस है, हॉलो सिलेंडर कह लें, कार्डबोर्ड का पीस कह लें। इसके ऊपर जो है वो यहां पे हमने एक मेटल का वायर बांध दिया, ये बन गया सोलेनॉइड।
यहां पे लाके करंट सप्लाई किया और डायरेक्ट करंट सप्लाई है। इसके अंदर लाके अब एक मेटल की रॉड रखी। अब ये मेटल की रॉड आयरन है या स्टील है, इससे हमारा फिलहाल कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हम ये बात ही नहीं कर रहे कि परमानेंट बनेगा या टेम्पररी बनेगा। वो तो हमें पता है कि भाई अगर आयरन का पीस है तो टेम्पररी मैग्नेटाइज होगा, और अगर स्टील का पीस है तो क्या होगा, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे हमें अप्लाई करना है राइट हैंड रूल। और खासतौर पे इसको तो बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल। अब राइट हैंड ग्रिप रूल के लिहाज से जब करंट सप्लाई करेंगे, पहले तो करंट सप्लाई करेंगे, अब मैग्नेटाइज होगा। मगर अब मैग्नेटाइज हो गया, आयरन की रॉड है, ब्लैक कलर की एक रॉड है। अब जब ये मैग्नेटाइज हो गया तो उसके ऊपर लिखना भी तो है, तो कलर तो करना पड़ेगा ना, कि भाई कौन सी साइड ब्लू है, कौन सी साइड रेड है। तो रेड या ब्लू के लिए, मतलब नॉर्थ या साउथ पोल डिसाइड करने के लिए खुद भी तो पता होना चाहिए ना। तो कौन सी साइड यहाँ पे नॉर्थ होगी, कौन सी साइड साउथ होगी, इसके लिए अप्लाई करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। एक साइड फॉर एग्जाम्पल एक्स है, एक साइड यहां पे वाई है। तो कौन सी साइड, इसी से एमसीक्यू बनता है, कौन सी साइड जो है वो नॉर्थ तो नहीं चाहिए, कौन सी साइड साउथ तो नहीं चाहिए, एक्स और वाई में से। मेथड बता रहा हूं, रूल अप्लाई करके नहीं बता रहा। मेथड क्या है, ये थंब और फिंगर्स के बीच में 90 होना चाहिए, और फिंगर्स की जो टर्निंग है, फिंगर्स की जो टर्निंग है, कर्लिंग है, वो इन डायरेक्शन ऑफ करंट होनी चाहिए। फिंगर्स की कर्लिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, या तो करंट ऐसे आ रहा होगा या फिर करंट ऐसे जा रहा होगा, किसी एक ही तरीके से जा रहा होगा। ठीक है। फिंगर्स की कर्लिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट होनी चाहिए, तो थंब का डायरेक्शन फिर नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो कौन सी साइड नॉर्थ होगी और कौन सी साइड साउथ होगी, वाई जो है वो क्या होगा, नॉर्थ होगा। ठीक है। क्योंकि करंट फ्लो का डायरेक्शन कैसे बन रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है। फिंगर्स की कर्लिंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब का डायरेक्शन फिर नॉर्थ के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये वाली साइड जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी नॉर्थ, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या बन जाएगी, इसकी साउथ। तो भाई कौन सी साइड जो है वो नॉर्थ तो नहीं चाहिए, कौन सी साइड साउथ तो नहीं चाहिए, राइट हैंड ग्रिप रूल कैसे अप्लाई करना है, बात समझ में आ रही है यहां तक। ठीक है। अब यहां पे इसी तरह का एक और सवाल, पास्ट पेपर का ही आया हुआ सवाल है, देखेंगे तो वो भी सवाल नजर आएगा। अब यहां पे इसी तरह का पूरा एक कार्डबोर्ड का पीस था, इसमें वायर बंधा हुआ है, राइट हैंड रूल अप्लाई करना आ चुका है सब लोगों को। डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट बनी हुई थी, वैसे तो जैसे ही बना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह का अरेंजमेंट था, इस अरेंजमेंट के लिहाज से बताया हुआ था कि इसके अंदर दो रॉड्स रखी हुई हैं। एक जो रॉड थी वो इसके अंदर है आयरन की, और दूसरी रॉड जो है वो यहां पे थी कॉपर की। अभी इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं थी, फिलहाल अभी कोई करंट सप्लाई नहीं हो रहा, कोई अट्रैक्शन इन दोनों में नहीं है। इसके ऊपर पूरे वायर की वाइंडिंग हुई हुई है। थोड़ा सा टेक्निकल एमसीक्यू है, गौर से देखिएगा, कंडीशन समझ में आ रही है, रॉड अजीब सी बनी हुई लग रही है मगर ऐसे ही है। एक कॉपर की रॉड रखी हुई है, एक आयरन की रॉड रखी हुई है। पहले दोनों मैग्नेटाइज नहीं हुए हुए थे, मैग्नेटाइज नहीं थे, कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्जन इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं थी। ठीक है। अब यहां पे करंट सप्लाई करना शुरू किया। कौन सा करंट सप्लाई कर रहे हैं, डीसी सप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्शन आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है पूरा इस तरह से ट्रेवल करता हुआ करंट जा रहा होगा। अब ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, रुक जाए और ऑप्शन तो देने दें, अट्रैक्ट या रिपेल करेंगी, या नो फोर्स, या नन ऑफ देम। सवाल समझ में आया, सवाल तो ये है सामने भाई, ड्रॉ हुआ है। अब सवाल में क्या कंडीशन बनाई हुई है, यहां पे एक सोलेनॉइड बना हुआ है,
इसके अंदर दो रॉड्स कौन से मटेरियल की रखी थी, फिर इसमें क्या किया, कौन सा करंट सप्लाई किया। तो अब ये पूछा जा रहा है अट्रैक्शन होगी, पढ़ने में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, अट्रैक्शन, रिपल्जन, नो फोर्स, नन ऑफ देम। सवाल यही है, सवाल यही है, तो इसको खुद ही समझें और खुद ही समझ के आंसर करें। हाँ, नो फोर्स, रिपल्जन, नन ऑफ दीज। भाई साहब एंड पे जनाब क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए इसमें। ट्रैक्शन, रिपल्जन, नो फोर्स। नो फोर्स, नन ऑफ देम। नो फोर्स। कॉपर। नो फोर्स। क्यों नो फोर्स, कॉपर। कि भाई कॉपर तो मैग्नेटिक सब्सटेंस ही नहीं है, मैग्नेटाइज तो सिर्फ आयरन होगा, आयरन मैग्नेट बन जाएगा, कॉपर तो मैग्नेट ही नहीं बनता। आप मैग्नेट से कहीं भी मैग्नेट बना मिल जाए उससे लकड़ी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं ना, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगी। इसका मतलब ही है कि भाई ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होना चाहिए। सही। अच्छा भाई अब इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो आप लोग ये कुछ चीजें जरा जल्दी जल्दी बता दें ताकि फिर ये टॉपिक हम साथ साथ खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और बहुत आसान भी है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होती है भाई, सिंबल क्या होता है, पायम। है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या होता है, जिसका डायरेक्शन सरफेस से 90 डिग्री पे हो। यहां पे लाके रख दिया एक मैग्नेट, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अच्छा ये जो वेक्टर एरिया कार्डबोर्ड का बना हुआ है, कार्डबोर्ड में से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी। कार्डबोर्ड वुडन है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में से क्या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास होंगी। तो ये मैग्नेटिक सब्सटेंस में से नहीं होती बस। अगर यही आपके पास आयरन का एरिया हो ना तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरी इन्वॉल्व हो जाएगी, मतलब इसके अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर देगी, पास नहीं करेगी। मगर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस में से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करती है, पास होती है। अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से क्रॉस करके बाहर की तरफ जा रही है, तो कंडीशन में क्या बताया गया कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस passing through a particular vector area, the number of magnetic line of forces passing through a particular vector area, ठीक है, किसी भी वेक्टर एरिया में से जितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास करती हैं ये कहलाता है बेसिकली फ्लक्स। मतलब 6 लाइन ऑफ फोर्सेस जा रही थी ना, तो इस वक्त फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 6 के बराबर हो गई, ठीक है। 6 तो लिख दिया, यूनिट क्या था मैग्नेटिक फ्लक्स का, वसीम अकरम, मकार यूनुस, वेबर्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या था, वेबर, ठीक है। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए बिल्कुल डायरेक्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक इंडक्शन से। जितना ज्यादा क्लोज मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी स्ट्रांग होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेक्टर एरिया भी होता है, जितना बड़ा एरिया होगा फ्लक्स की वैल्यू तब भी बढ़ेगी। मिला के रिलेशन क्या बन गया, फाई एम इज इक्वल टू बी डेल्टा ए कॉसिटा, या फाई एम इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा ए। यानी डॉट प्रोडक्ट है मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट कहलाता है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पता चल गया, इसी में एक टर्म इस्तेमाल होती है। अच्छा पहले तो मैक्सिमम मिनिमम फ्लक्स के एंगल कितने होने चाहिए फॉर मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। कोई डेरिवेशन वगैरह की हम बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री या 180 डिग्री
या 360 डिग्री। कैसे? भाई वेक्टर एरिया का डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम, मतलब एरिया का डायरेक्शन फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अगर एंगल 180 है तब भी फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। ये कंप्लीट रोटेशन हो गया मतलब एंगल 360 हो गया, तब भी फ्लक्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए ये तीन एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। वो जो एंगल बता रहे थे ना मिनिमम के लिए थे, फॉर मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स। मिनिमम फ्लक्स के लिए एंगल कितना होना चाहिए? 90। या फिर एक और भी था ना इसमें, 270। 90 डिग्री मतलब ये वाली कंडीशन है, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन दोनों 90 पे, फ्लक्स कितना होगा? तकरीबन जीरो होगा। और अगर 270 बन गया तो 270 पे भी ऐसी ही सिचुएशन डेवलप होगी। तो दो एंगल 90 पे और 270 पे फ्लक्स मिनिमम, और जीरो 180 360 पे, इस पे फ्लक्स जो है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। इसको जरा जल्दी से नोट कर लें। साथ साथ एक और डेफिनेशन भी है इसमें जो अक्सर जगहों पे इस्तेमाल भी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं। अच्छा भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर वेक्टर एरिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट वेक्टर एरिया। पूरे एरिया में से नहीं, सिर्फ यूनिट एरिया में से। यूनिट एरिया मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने एक यूनिट एरिया बना लिया, पूरे एरिया को छोड़ के यूनिट एरिया बना लिया, यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इस यूनिट एरिया में से जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही होंगी ये कहलाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एक, दो और तीन। ये तो पहले से एरिया था सर, जो एरिया का डायरेक्शन था। तो एक, दो और तीन, सिर्फ यूनिट एरिया में से जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस पास होती हैं इनकी काउंटिंग कहलाती है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। The magnetic line of forces passing through a unit vector area is called as magnetic flux density. डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, चाहे तो अपने लास्ट से लिख लीजिएगा। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ यूनिट वेक्टर एरिया। Magnetic line of forces passing through a unit vector area is called as magnetic flux density. और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया है। तो इसके लिहाज से इसका यूनिट क्या बनता है? वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। हो गया? कॉपी हो गया भाई? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है सीक्वेंस में? थ्योरी के हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स था, थ्योरी में था E/m रेशियो पढ़ा है, चार्ज टू मास रेशियो, जे थॉमसन बनाते हैं। बस वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं डायग्राम के थ्रू, और एक असाइनमेंट भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, अभी क्लास असाइनमेंट ही हो जाएगा कि डायग्राम में बनाऊंगा, आप लोग सारे कंपोनेंट्स के नाम लिखेंगे। अच्छा प्रैक्टिस भी होगी ना, टेस्ट तो दिया ही होगा या फिर देंगे टेस्ट। E/m या चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइंटिस्ट कौन से थे?
by J.J. Thompson's method. अच्छा, इसमें डायग्राम बनाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, एक मेथड से डायग्राम बना रहा हूं। ये दोनों रिंग्स में डायमीटर एक जैसा होता है, अलग अलग होता है? दो रिंग्स बनाए हुए हैं ना, सिलेंडर ही बनाए हुए होते हैं, इसकी जगह सिलेंडर बना दे, रिंग्स बना दे, तो ये होल का डायमीटर एक जैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए? बनाया कैसा है? अलग अलग बनाया, एक जैसा बनाया है? इसका मतलब अलग अलग ही होना चाहिए। अच्छा, थ्योरी में जब पढ़ा था तो एक जैसा डायमीटर बनाया था, फिर एक जैसा होता होगा। हाँ, नहीं जी बोलते हैं, मगर इसमें डायमीटर अलग अलग ही होता है। इन रिंग्स को क्या बोलते थे? क्या बात, इतनी? अच्छा, इसके बाद कुछ प्लेट्स थी, ये प्लेट्स नेगेटिव इन नेचर होती हैं। फिर एक मैग्नेटिक फील्ड थी, और एक इस तरह की एक चीज भी साइड पे शो करते थे। अब याददाश्त इस्तेमाल करते हुए इन सारे कंपोनेंट्स के नाम लिखने हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे, फंक्शन भी हर चीज का डिस्कस कर लेंगे, मगर मेन चीज कंपोनेंट के नाम पता होने चाहिए। देखिए, इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी, कौन से कंपोनेंट्स के नाम लिखें, ठीक है? तो मैं बता देता हूं। कंपोनेंट नंबर 1, कंपोनेंट नंबर 2, कंपोनेंट नंबर 3, कंपोनेंट नंबर 4, 5, 6 एंड 7। इन चीजों के नाम लिखना है। बनाए बनाए डायग्राम में, थ्योरी में तो काम आएगा, एप्टीट्यूड में ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि भाई डायग्राम बनी हुई है, कंपोनेंट 1 2 3 करके, अब कॉलम और रोज दोनों बने हुए, कंपोनेंट 1 क्या है, कंपोनेंट 2 क्या है, कंपोनेंट 3 क्या है, वो शफलिंग करके जो अलग अलग करके दिया हुआ है, उसमें सेलेक्ट करने के लिए आता है। नाम लिख लेना, उसके बाद एक साथ तस्वीर खींच लीजिएगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा, ज्यादा इफेक्टिव होगी, एक ही चीज की दो तीन तस्वीरें खींची हुई होंगी, मेमोरी भरेगी फालतू में।
चलिए, फिर अब फिर से वही प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो बट सेकंड चल रही है, मिड टर्म की डिफरेंट जगहों के लिए फिर से पेपर बनवाना शुरू करूंगा। लंबा प्रोसीजर होगा, इसको ऐसे ही जाने दें। और अगर कोई बोलता है ना, तो आप सीधा सीधा बोल दीजिएगा कि मैंने सरादिल को बोला था, वो नहीं माने। तो इन फॉर्म ऑफ कंप्लेन भी अगर आप इस चीज पे चाहेंगे, आपसे बात नहीं, अगर आपसे लगता है कि बात है यार, मगर जैसा भी हो ना, आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। बाकी वो खुद देख लूंगा यार, मैं बहुत टेंशन में है, वो बहुत परेशान हो रही है इससे यार। पूरा दिन काम करूँ या फिर जो है वो लोगों की बीच हरकतें समझ छोड़ देंगे, तो क्या करूँ। सिलेंडर भी होता है बहुत दिया हुआ। हाँ, वो सिलेंडर फट जाता है, वो यूज भी नहीं करना चाहिए। किस तरह के सिलेंडर्स? हम्म। ऑयल उसकी सिलेंडर के अंदर होती है। कॉइल जो होती है ये सिलेंडर के अंदर होती है। ऑयल टैप। अच्छा, तो ये ऐसा बड़ा, बाकी लोग डायग्राम बनाते रहिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं कुछ। ये पूरा पॉजिटिव सिलेंडर, कॉइल इसके अंदर होती है। अच्छा, कॉइल इसके अंदर होगा तो नजर कैसे आएगा? बैकग्राउंड पॉजिटिव चार्ज भी होती है। उन्होंने कहा कि यहाँ से हाई वोल्टेज करंट देंगे मास सिलेंडर का फायदा क्या है फिर? सिलेंडर में से ना इलेक्ट्रॉनिक अच्छा, नहीं सही है, वो कुछ बताया कुछ और होगा, आपके दिमाग में कुछ और आ रहा होगा, थोड़ा बहुत होता है, फर्क तो आ जाता है। अच्छा भाई, कुछ चीज जरा सुन लीजिएगा। ये हम सिलेंडर्स लगाएं या फिर ये प्लेट्स लगाएं, एक ही चीज होती है, ठीक है। और इनके होल के डायमीटर में डिफरेंस होता है, चाहे आप सिलेंडर लगा दें या फिर आप जो है वो कोई इस तरह की प्लेट्स लगा दें, होल्स के डायमीटर में डिफरेंस आएगा, ठीक है। वरना होल्स के डायमीटर में डिफरेंस नहीं आएगा तो दो प्लेट लगाने की या दो सिलेंडर लगाने की जरूरत क्या है, एक ही काफी होता। होल्स में डिफरेंस आता है, इस वजह से दो सिलेंडर या दो प्लेट्स इस्तेमाल की जाती हैं, इनको एनोड सिलेंडर या एनोड प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या क्या चीजें हैं, इनके नाम तो जरा बताएं। पहले वाला जो कंपोनेंट था, बैटरी, या बैटरी भी सही है, हाई वोल्टेज सोर्स। और आगे बताएं, थोड़ा जल्दी जल्दी। ये वाला कॉइल जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कैथोड कॉइल, ये कहलाता है कैथोड कॉइल, तो ये नेगेटिव से कनेक्ट हुआ हुआ होता है। इन रिंग्स को क्या बोलते हैं, रिंग्स या सिलेंडर्स को? हाँ, सॉरी, एनोड, सही तुक्का लगाया बिल्कुल। एनोड रिंग्स या एनोड सिलेंडर भी हो सकते हैं।
ये जो आगे नेगेटिव प्लेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? ये कंपनसेटिंग प्लेट्स कहलाती है। ये जो फिफ्थ वाली फील्ड है, मतलब फिफ्थ वाला रीजन है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ये तो। और कौन सी है? इनटू द पेज है। और ये येलो कलर का भी कुछ है जो को सिक्स कंपोनेंट दिया हुआ है। बोले बोले। फोटोग्राफिक प्लेट, फ्लोरेसेंट स्क्रीन या स्क्रीन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब को ट्यूब बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब या इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। कॉपी कर लिया भाई? डन। अब भाई जरा जल्दी जल्दी समझिएगा। अब होता है क्या, हाई वोल्टेज सोर्स से नॉर्मली वोल्टेज देते हैं 2700 वोल्ट से लेकर 3200 वोल्ट तक, 2700 वोल्ट से लेकर 3200 वोल्ट तक वोल्टेज देते हैं। ये जो पूरा फिलामेंट लगा हुआ है ये हीट अप हो जाता है। हीट अप होने से इससे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हर तरफ नहीं जाते बल्कि एक ही डायरेक्शन में जाते हैं ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एनोड्स, ठीक है। एनोड में यहाँ पे होल हुआ हुआ है, कुछ इलेक्ट्रॉन साइड पे टकरा के एब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से गुजर के आगे की तरफ चले जाएंगे। प्लेट्स को पॉजिटिव या रिंग्स को पॉजिटिव, सिलेंडर को पॉजिटिव इस वजह से रखते हैं क्योंकि पॉजिटिव होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को तेज मूव कराते हैं। एक्सेलरेट करवाने के लिए पॉजिटिव होना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहां से भी क्या हुआ, 3 से 4 इलेक्ट्रॉन की एक सेलेक्टेड बीम यहां पे क्रॉस करती हुई आगे की तरफ आ रही है, हमें चाहिए होती है एक सेलेक्टेड बीम। इस वजह से हम यहां पे होल्स का डायमीटर डिफरेंट रखते हैं। और ये सिर्फ दो नहीं होते, ये तकरीबन 8 से 10 होते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कहीं भी ऐसी नेट पे सर्च करिएगा ई बाइम रेशो की पिक्चर्स, तो एक्चुअल में आपको 10 से 12 प्लेट्स नजर आएंगी जिसमें आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो रिंग्स लगे हुए होंगे इनका डाया कम होता जाएगा। और एट द एंड जाके बिल्कुल बारीक सी एक इलेक्ट्रॉन बीम बचेगी जो कि ट्रेवल करती हुई यहाँ पे आगे की तरफ जा रही होगी। फिर ये इलेक्ट्रॉन बीम ट्रेवल करती हुई आई, इलेक्ट्रॉन्स हैं रिपल्जन की वजह से डिस्पर्ज हो सकते हैं, तो ऊपर भी नेगेटिव प्लेट लगाई, नीचे की तरफ भी नेगेटिव प्लेट लगाई जो कि इनके ट्रैक को कंपनसेट कर रही। ट्रैक को कंपनसेट करने वाली जो प्लेट है वो कंपनसेटिंग प्लेट्स इसी वजह से कहलाती है, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनसेटिंग प्लेट्स खत्म हो गई और इलेक्ट्रॉन आ गए ना मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड में आ गए तो इनमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगी और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इनका लीनियर मोशन एंगुलर मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसूलन क्या होना चाहिए था, इनको सामने यहां पे जाके टकराना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन बीम नजर फिर भी नहीं आ रही है मगर इमेज असल में यहां पे नहीं बन रहा है, इमेज नीचे की तरफ बन रहा है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फोर्स यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पे एंगल एंटरिंग एंगल कितना बन रहा है 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है। तो एफ इज इक्वल टू ई वी बी, एफ इज इक्वल टू ई वी बी। यहां पे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बनता है, फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर कंपेयर करके पूरा जब फॉर्मूला बनाते थे तो ई बाय एम इज इक्वल टू वी अपॉन बी आर, इसकी एक इक्वेशन बनती थी। वी अपॉन बी आर इसकी एक इक्वेशन थी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2 ई वी अपॉन एम। ई का मतलब सबको पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मगर कैपिटल वी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वी जो है वो स्पीड या वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। हमें ये दो इक्वेशंस पता होनी चाहिए, एक ये इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। और हर पार्ट का इसके फंक्शन पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट फंक्शन किस तरह से कर रहा है। एप्टीट्यूड टेस्ट में हमारा इसमें ये काम होता है, ठीक है। कॉपी कर लिया भाई सब लोगों ने?
हो गया भाई, बंद कर दूं उसको?